किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई दूसरा आदमी जिसके अंदर फरिश्ता जागता है और ये कहता है नहीं इसे मुझे बचाना है, वो लेके उसको अस्पताल लेके जाता है। मेडिकल की भाषा के अंदर उसको गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि वो 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 घंटे में अगर उसको कोई मदद मिल जाए तो वो बच सकता है। उसको लेके जो जाने वाला आदमी होता है उसको सरकार 2000 रुपए इनाम भी देती है। हालांकि वो इनाम देखा जाए तो 2000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक प्रोत्साहन राशि है कि आपने एक बहुत अच्छा काम करा। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली की सरकार चाहती है कि नागरिक अच्छे बने, सिर्फ कानून से डर से अच्छे लोग नहीं बनते, प्रोत्साहन से भी बहुत अच्छे बनते। तो वो गोल्डन आवर के तहत वो काम करते थे। अब जो ये शुरुआत 15 फरवरी 2018 से हमने करी, हमने करा कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो भी एरिया आता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बोलते तो बहुत बड़ा होता, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी एरिया आता है उसमें अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसको हम ये सहायता राशि देंगे, पुरस्कार राशि देंगे जो लेके जाएगा। और जो जाएगा, जो विक्टिम होगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उसको लेके जा सकते हैं, उसका इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। सरकार ने यह भी कहा कि जो हॉस्पिटल मना करता है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है कि मैं इलाज नहीं करूंगा, तो उसका लाइसेंस सरकार रद्द कर देगी। अगर वो व्यक्ति ये भी चाहता है कि 72 घंटे में मेरा अस्पताल बदल दिया जाए, देखिए कितने कमाल की बात है ये, इस पॉइंट को आप देखिए, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में किसी छोटे अस्पताल में ले गया हो, तो अगर अस्पताल बदल दिया जाए तो इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं आप ये भी कर सकते हैं। जो भी भुगतान होगा वो पूरे का पूरा दिल्ली सरकार करेगी। अब देखिए, जिस आदमी के घर में कोई साइकिल चलाने वाले का, पैदल चलने वाले का एक्सीडेंट हो जाए, वो सरकारी में बेचारा जब तक पहुंचे वहां क्या खर्चा आएगा, पास में हो सकता है अस्पताल भी ना हो, लेकिन अगर वो किसी अच्छे अस्पताल में उस जल्दी से जल्दी के टाइम पे जो आदमी उसके आस पड़ोस का ले जाए, क्योंकि दिल्ली में बहुत घनी आबादी है, कभी कभार एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती समय पे, तो आसपास का कोई आदमी उसे उठा के, सोचिए अपने ऑटो में लिठा के और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया जो पास में। अब क्योंकि वो जल्दी पहुंच गया तो उसकी जान बच गई। ऐसे मैंने अभी आपको आंकड़े बताए कि जिनको लेके गए इनमें से बहुतों की जान बची है, और सरकार के पास में इसकी टेस्टिमनीज है जिन लोगों की जान बची और जिनके माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, बच्चों ने बताया कि दिल्ली सरकार की इस नीति की वजह से हमारे घर के इस परिवार के सदस्य की जान बच पाई। ये हमारे ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। अब इन्होंने इन सारी चीजों को सर बंद कर दिया, और बड़ी मजेदार मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार भी इस योजना पे काम कर रही है। अब उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो हमसे सीख तो लेते हैं। आपने सुना होगा रोज मोदी जी की गारंटी है, मेरी गारंटी है। गारंटी शब्द आपको अगर याद आ रहा हो सबसे पहले तो 2020 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। आपने सुना होगा, हर राज्य में हम गए, हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अब मोदी जी ने कहा यार ये गारंटी नाम भी चल रहा है, ये गारंटी देता भी और ये कर भी देता है, ये तो काम खराब हो जाएगा। तो हमारे काम को भी रोको, हमारी स्कीम को भी चुरा लो। उस स्कीम को लाना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम ला रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। वो चाहते हैं उसको आयुष्मान उसके अंदर ले आया जाए, और आयुष्मान भारत के अंदर क्या हालात है ये आप दिल्ली के अस्पतालों में जाके देख लीजिए साहब। आप अगर नरेला के किसी अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल है हमारा, आप वहां पे आने वाले लोगों की ओपीडी का रजिस्टर चेक करिएगा, सब के सब लोग सोनीपत से, पानीपत से, करनाल से आते हैं। वजह, वहां सरकारी अस्पताल नहीं है। ऐसे ही आप बहादुरगढ़ की तरफ से देखेंगे तो सारे लोग वहां से, हरियाणा से हमारे पास में आ रहे हैं, जो हरिनगर में हमारे अस्पताल है वहां पर आ रहे हैं, वहां भी यही वजह है, क्योंकि वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। ऐसे जमुना पार में आप जाएंगे, जीटीबी अस्पताल में जाएंगे जो आपके विधानसभा के पास है, जिसको आप देखोगे गाजियाबाद से आएगा, उधर की तरफ से मेरठ तक से आ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल नहीं है। पूरी दिल्ली की कमोवेश यही स्थिति है। दिल्ली के अंदर अगर बड़े से बड़े अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको पाया जाएगा कि 60 से 70% ओपीडी और आईपीडी दिल्ली के बाहर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास में कोई अस्पताल नहीं है, और आयुष्मान भारत नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है जिसके अंदर कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा राइडर्स हैं कि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। कंक्लूड करिए राजेश जी। तो मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं, आतिश जी ने बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि सबके पीछे सिर्फ एक ही सोच है कि क्या यार सबको रोक लेते हैं, ये बाकी पार्टियों को रोकना बड़ा आसान है। या तो उनको रोक लिया जाता है चुनाव में ही, उनको हरा दिया जाता है, नहीं हारती है तो बाद में विधायक को खरीद लिया जाता है। अब ये कमबख्त आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो उनके हराए में आ रही, पिछली बार ये ऑटो की पार्टी थी, इस बार छोटे हाथी की हो गई, 8 आ गए। लेकिन ये अगली बार जिस स्थिति में चल रहे हैं, जो हालात हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें ये 0 पे जाने वाले दिल्ली में। आतिश जी ने आपको बताया और बिल्कुल सही बताया। ये सारी स्कीम्स जो हमारी हैं ये हमारे फायदे के लिए नहीं है सर। हमने हमारे अस्पताल नहीं है किसी भी सदस्य का जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये दिल्ली की जनता के लिए है। हमने लोगों की जान बचाने के लिए और जनता को अच्छा बनाने के लिए एक फील गुड फैक्टर देने के लिए काम करें, लेकिन ये उनको रोकना चाहते हैं।
मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो है नहीं, तो मैं उनको देना चाहता हूं कि ये बात वो समझ लें, कौन है जो उनके दुख सुख में खड़ा है, कौन है जो उनके बच्चे को हैप्पीनेस क्लासेस देना चाहता है, कौन है जो उनके बच्चों जो अगर भगवान न करे किसी के रोड पे कुछ हो जाए तो उसके लिए फरिश्ते योजना लेके आता है, और वो कौन है जो उनके कामों को रोकना चाहते हैं, अपनी गंदी राजनीति के लिए उनको मार देना चाहते हैं। ये दिल्ली की जनता बार बार फैसला करती रही है, मेरा मानना है कि इस बार और अच्छी तरीके से करेगी। आपने बोलने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त जो हमारी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप उन्हें अगर यहाँ नहीं आपने बुलाया वो नहीं आए, आप प्रेस को बुलाइए, सबके सामने बात रखिए कि किस तरीके से दिल्ली की जनता का अपमान वित्त मंत्रालय के कुछ अफसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों जी। श्री सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे में मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों ने बहुत खुल के बात रखी है सदन के पटल पे आज। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गांव था जिसमें सभी लोग अंधे थे। अंधे के गांव में एक आंख वाला चला गया। जब से वो आंख वाला गया, वो कभी बात करे कि ये पत्ते हरे हैं, भगवान सूर्य का रंग लाल है, ये रंग पीला है, वो रंग नीला है। अंधे लोग बोले कि ये जिस दिन से आया है इसने नाक में दम करके रखा है, पता नहीं कौन सा लाल, कौन सा पीला, कौन सा नीला, कौन सा हरा बात करता रहता है। अंधों ने मीटिंग बुलाई, क्या भैया एक काम करो, इसके पास ऐसी क्या चीज है जिसको इस्तेमाल करके ये रंग बताता है। तो अंधों ने मीटिंग में फैसला किया कि भाई इसके पास एक चीज है, उसका नाम है आंख। तो क्या करें, अब सारे अंधे मिलकर के ये तो फैसला ना कर सके कि भाई सबको आंख दे दो, अपनी आंखें हो जाएं, इस पे प्रयत्न ना करके उन्होंने कहा भाई जिसकी आंख थी उसकी आंख निकाल लो, इसको अपने जैसा कर लो, ये भी अंधा हो गया, ये भी कल से रंग की बात नहीं करेगा। यही हो रहा है भारतीय राजनीति में। इसलिए हम कहते हैं कि भाई नेवर टॉक अबाउट कलर टू द ब्लाइंड, नहीं तो सारे ब्लाइंड मिलकर तुम्हारा आंख निकाल लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि हर तरफ धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है। कोई भी पार्टी आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में जनता के समस्याओं के समाधान की राजनीति नहीं करने आई। पहली बार केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ऐसे स्कूल बने जहां प्राइवेट के सामने प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। ऐसे अस्पताल बने जहां की आसपास के राज्यों से लोग भर के आते हैं, उसमें फरिश्ते स्कीम बना। बिजली हो, पानी हो, ऐसे कई सारे स्कीम जो माननीय केजरीवाल साहब लेकर के भारतीय राजनीति में आए। इन लोगों ने सोचा भैया अगर इसको चलने दे दिए, अगर केजरीवाल जी इस प्रकार से काम करते रहे तो हम अंधों का क्या होगा, इसलिए इसको अंधा करो, इसके हाथ बांधो, ये काम ना कर पाए इसको अपने बराबर पर लेकर के आओ। इनको लगा था जब केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो हमारे ऐसे करप्ट हो जाएंगे। ये करप्ट भी नहीं हुए। तो इनके काम रोको। अगर इनके काम नहीं रोके तो जितने पुराने धुरंधर पॉलिटिक्स में हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे और पार्टियों के हों, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने स्कीम निकाली कि जी इनके काम करने की ताकत को कम करो, इनके काम करने की ताकत को छीनो। और इसीलिए पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट अपने पास ले लिया एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया। देखिए ना कितनी इनसिक्योरिटी है। 16 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली सरकार के कर्मचारी अधिकारी इनके अधीन होने चाहिए। तो 16 मई को 11 मई की रात को ही इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए 11 बजे रात को। और 7 दिन के अंदर जब माननीय उच्चतम न्यायालय बंद होने जा रहा था समर वेकेशन के लिए, इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। एक तरह से जीत है, अपहिल है, ये हमारी जर्नी अपहिल है,
लेकिन इसे करने में मजा भी आ रहा है। आसानी से मिल गया होता तो क्या फायदा होता। तो केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की टीम, यहाँ पे जो यंग रेवोल्यूशनरीज यहाँ बैठे हैं सारे, तो ये कितने भी अड़ंगा, जैसे आतिश जी ने कहा, कितनी भी अड़ंगा लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, जनता की सेवा हम करके ही मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने रखा, बड़ी अच्छी बात कही, G20 में परफॉर्मेंस दिख गया इनका। G20 में आज सवेरे एलजी साहब कुछ कहें और आधे घंटे में काम हो जाता था। यहां हम पिछले आतिश जी के साथ, सौरभ जी के साथ लग करके जल बोर्ड में मीटिंग के ऊपर मीटिंग, मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये लाओ वो लाओ, फंड रिलीज होता। तो G20 में परफॉर्मेंस इनका देखने को हम सब ने देखा, किस प्रकार से काम कर रहे थे। तो जैसा आतिश जी ने कहा कि ये अधिकारी तो ठीक हैं, और मैं आपको बता दूं, साथियों को बता दूं, मैं एक बड़े ऑफिसर के केबिन मिलने गया, तो कहता भाई साहब आ क्यों गए आप हमारे पास, आप फोन से कह दिए होते, अब आ गए हो तो पता नहीं कौन कब कहां बुलाया। कि भाई इसका मतलब हर अधिकारी डर रहा है कि भाई कौन मिलने आ रहा है, क्या बातचीत चल रही है। तो मैं देख पाता हूं कि इस प्रकार से एक तरह से इन्होंने सरकार को पंगु बनाने का फैसला कर लिया। अध्यक्ष महोदय, फरिश्ते स्कीम, जैसा कि नाम है, इस देश में आज तक अगर गरीबों का कोई फरिश्ता हुआ, वो हुआ अरविंद केजरीवाल। क्योंकि इस व्यक्ति ने हर गरीब के, हर मजलूम के, हर आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, उसकी शिक्षा का समाधान कर दिया, स्वास्थ्य का समाधान कर दिया, बिजली का कर दिया, पानी का कर दिया। आज औरतें, महिलाएं, बेटियां एम्पावर्ड हो गई, फ्री बस राइड लेती हैं। तो ये फरिश्ता स्कीम, केजरीवाल जी भारतीय राजनीति में गरीबों के फरिश्ते, और उसी के नाम से स्कीम निकला। तो उसमें जैसा हमारे राजेश भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि भला नेक करना तो सबके बस की बात नहीं है। किसी को बगैर किसी का नुकसान पहुंचाए तो बात ही नहीं, उसका पेट में दर्द होता रहता है। और मुझे याद आ रहा है, इस देश ने बहुत बड़ी पीड़ा झेली थी निर्भया के रूप में, अगर आपको याद होगा। निर्भया में जो 2011 में कांड हुआ था, उसमें बच्ची की देहांत क्यों हुआ? क्योंकि जहां घटना घटी वहां से उसको लाया गया एम्स ट्रॉमा सेंटर। सो धौलक वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर में लाते लाते इतनी ब्लीडिंग हो गई, इतनी ब्लीडिंग हो गई कि उसको हम बचा नहीं पाए। उसका समाधान था फरिश्ते। क्यों? फरिश्ते में क्या कर दिया इन्होंने? फरिश्ते में कहा कि भाई चिंता नहीं करनी, आपने केजरीवाल जी को चुन लिया, अब चिंता नहीं करनी। अब हम रास्ते पे किसी व्यक्ति को दुर्घटना से नहीं मरने देंगे। अगर उस वक्त फरिश्ते स्कीम होता तो ये जो निर्भया बेटी थी हमारी, इसको बगल के फोर्टिस में एडमिट करा दिए होते, बगल के स्पाइनल इंजरी में एडमिट करा दिए होते। अब ये स्कीम के अंतर्गत आप सरकारी तो छोड़िए, मैक्स में, फोर्टिस में, अब बड़े से बड़ा अस्पताल का नाम लें, आप दुर्घटना में जो व्यक्ति पीड़ित है उसको उठा करके उसकी, जैसा गोल्डन आवर बात बता रहा है इसने, कि गोल्डन आवर के अंतर्गत उसको पहुंचा दो फटाफट। और ये हम सबको गर्व होना चाहिए अपने नेता के ऊपर, इतनी बड़ी सोच कि प्राइवेट में भी हम अपने व्यक्तियों को, और यहां तक की बात ये भी है मेरे साथियों की, वो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए लिमिटेड नहीं है। एनसीआर रीजन में किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई भी व्यक्ति, उसका इंसेंटिव भी बताया, उसको कोई व्यक्ति बगल के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दे, सारा का सारा खर्चा केजरीवाल जी उठाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दो और मुसीबतें थी, अगर रोड एक्सीडेंट में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो लोग डरते थे पहले कि पुलिस के पास ले जाएंगे तो पता नहीं पुलिस वाला बैठा लेगा और हम ही को कहीं उसमें एक्यूज न बना दे। तो हमने इसमें यह भी रखा कि जी, आदमी जो ले जा रहा है विक्टिम को हॉस्पिटल में, वो चाहे तो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको एनोनिमस रखे, ना बताए कि जी हम लेके आए, कौन लेके आए। लेकिन अगर बताया तो केजरीवाल साहब ने ऐसे व्यक्तियों के लिए 2000 रुपया इनाम रखा, इंसेंटिव दिया प्रमोट करने के लिए। कहीं भी कोई व्यक्ति, मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब मैं
लॉ मिनिस्टर था उस वक्त, अपने सेक्रेटेरिएट के सामने एक कावड़ी पे लोग जाते थे उस वक्त, तो कावड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया। उसका हाथ अलग और चमड़े से बिल्कुल लटका हुआ था और पूरी भीड़ लगी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई ले जाने की। जब मैं उतर करके उसको ले गया एलएनजेपी में, तो समझ में आया कि वे लोग डरते हैं, अगर ले गए उनको हॉस्पिटल के अंदर तो पुलिस पकड़ लेगी। तो मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि फरिश्ते स्कीम के आने के बाद इस प्रकार के इंसिडेंट अब दिल्ली में नहीं होते। करीब अध्यक्ष महोदय 23,000 लोग, सोच सकते हैं कि 23,000 परिवार, अध्यक्ष महोदय जिसका बेटा जाता है ना, जिसकी बेटी जाती है, जिसका पति पत्नी माँ बाप जिसका एक्सीडेंट होता है, अध्यक्ष महोदय उसके घर में क्या क्या बीतता है वो वही व्यक्ति बता सकता है। 23,000 परिवार केजरीवाल जी के फरिश्ते स्कीम के माध्यम से अपने लव्ड वन को बचा पाए, बहुत बड़ी बात है। और इस बात के लिए केजरीवाल जी को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इतने बड़ा हृदय दिखा करके दिल्ली ही नहीं देश का कोई भी व्यक्ति एनसीआर रीजन में एक्सीडेंट हो जाए, साथ अध्यक्ष महोदय इन्होंने उसका भी अरेंजमेंट किया कि फायर विक्टिम हो, यहाँ दो और इन्वॉल्व है, सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, फायर विक्टिम्स का भी और एक एसिड विक्टिम्स का भी। चूंकि कई बार एसिड विक्टिम्स का इलाज कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय इतने अच्छे स्कीम केजरीवाल जी ने किए, वो 23,000 परिवारों का आशीर्वाद केजरीवाल जी के साथ है। और इसी कारण से वो आता है ना हमारे यहां कि जाको राखो साइयां मार सके ना कोई। केजरीवाल जी ऐसे स्कीम लाते रहिए, पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा विश्व आपके साथ है। और हम सब प्रयत्न करें, प्रार्थना करें, जहां कहीं भी जाना हो करें कि एलजी साहब इतने अच्छे स्कीम को रोकिए मत। और हम सबको पता है कि अधिकारी बहुत डरते हैं, अधिकारी को डर लगता है कि भाई एक काम आपने, अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि सीओ साहब ने जल बोर्ड के सीओ ने कहा है कि जी एमएलए से जल बोर्ड के अधिकारी ना मिले। मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है। मतलब अगर एमएलए से जल बोर्ड का अधिकारी नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा क्षेत्र में? इस प्रकार का डर का माहौल बना दिया अध्यक्ष महोदय। तो मैं राइस भाई के इस स्कीम के इस डिस्कशन के ऊपर आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, और हम आपके जरिए सरकार से, एलजी साहब से, अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं इस स्कीम के पेमेंट्स को तुरंत क्लियर करें। और माननीय मंत्री जी ने बड़ा सिलसिलेवार तरीके से कई मीटिंग्स ली हैं, और जुलाई 2022 के बाद ये पेमेंट्स नहीं हुआ है, ये पेमेंट क्लियर किए जाने चाहिए और ये स्कीम दोबारा दिल्ली में उसी रूप में लागू हो जैसे रूप में पहले था। धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्री महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जिस समय भारतवर्ष के अंदर कंस के द्वारा अत्याचार हो रहा था, तो उस द्वापर युग के अंदर एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसको श्री कृष्ण भगवान कहते थे, और आतंक का सफाया किया उस समय के अंदर। लोगों को सदाचार सिखाया, कैसे रहना है कैसे नहीं, गीता के ज्ञान के द्वारा सिखाया गया। और कलयुग के अंदर ठीक उसी दिन भादवे की अष्टमी को इस कलयुग के अंदर भी एक व्यक्ति ने जन्म लिया। जिस प्रकार से भादवे की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान ने लिया था, तो इसी कलयुग के अंदर कृष्णा के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी इस कलयुग के अंदर, इसी भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया। जिस प्रकार से सोच श्री कृष्ण भगवान की होती थी कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, अच्छी शिक्षा मिले,
अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिले। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों के लिए पीने का पानी फ्री में दिया, लोगों के स्वस्थ रहने के लिए अपने हॉस्पिटलों को चुस्त दुरुस्त किया, लोगों को दवाई फ्री में दी, बहनों को बेटियों के लिए बसों को फ्री में किया, एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सके। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूलों को अच्छा किया। और जब ये सब करने के बावजूद भी, क्योंकि पानी को भी फ्री में दे रहे थे, बिजली को भी फ्री में दे रहे थे, बिजली पे सब्सिडी दे रहे थे, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयां फ्री में दे रहे थे, लोगों के टेस्ट, बड़े से बड़े टेस्ट जो 20-20, 25-25 हजार रुपए के भी हुआ करते थे, वो भी सरकार के द्वारा वो फ्री के अंदर उपलब्ध करवाए जा रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही थी, चुस्त दुरुस्त चल रही थी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जबकि दिल्ली की जनता 140 लाख करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को देती है, जबकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सिर्फ 325 करोड़ रुपए देती है। लेकिन ईमानदारी के बलबूते के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ दिल्ली की राजनीति को करते रहे और लोगों को फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। इतना करने के बावजूद दिल्ली के कोष के अंदर फिर भी पैसा जमा, तो उनके दिमाग के अंदर आए भारतवर्ष का कोई भी नागरिक है, उन्होंने इसके अंदर भेदभाव नहीं किया। कोई मुझे गरीब का इलाज करवाना है या अमीर का करवाना है, मुझे दिल्ली वालों का करवाना है या हरियाणा वालों का करवाना है, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक यदि दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट के अंदर किसी सड़क के ऊपर गिरा हुआ है तो उसका इलाज करवाने की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल ने एक फरिश्ता योजना के तहत उठाई। लोग जिस समय में कोई एक्सीडेंट हो जाता था बहुत डरते थे, कानूनी दावपेच के अंदर, पुलिस थाने के चक्कर काटने के अंदर लोग किसी को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते थे। लेकिन उसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं पर भी यदि रोड के ऊपर किसी व्यक्ति का यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को वहां से उठाए और किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि उसको सरकारी हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर उसको दाखिल करवाना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वो जाए और उस व्यक्ति को जाकर दाखिल करवाए। वो भी उस व्यक्ति के लिए एक फरिश्ते का काम करता था, इसीलिए ये फरिश्ते योजना रखी गई थी। बहुत से व्यक्ति मान लो ऑटो चला रहे होते हैं या कोई मजदूर आदमी उस समय में जा रहा होता है, उसकी दिहाड़ी के ऊपर फर्क पड़ता है क्योंकि वो अपने पेट को पालेगा या उस व्यक्ति को उठाएगा। उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुनिश्चित किया कि पैसे वाला व्यक्ति है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है या कोई ऑटो वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उठाए और जो भी व्यक्ति पास के नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएगा तो उसको एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा जो उसका प्रमाण होगा। और अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो उसको प्रशंसा पत्र भी देगा। और कोई व्यक्ति उसको लेके जा रहा है, किसी का रिक्शा में पैसा खर्च हो गया, किसी का ऑटो में पैसा खर्च हो गया या किसी का कोई कैब करके लेके गया उसमें पैसा खर्च हो गया, तो 2000 रुपए की राशि भी उसके अंदर सुनिश्चित की कि उस व्यक्ति को कंपनसेशन के तौर पे वो भी देंगे। तो अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से कहता हूं,
जो व्यक्ति इस मानवता के कार्य को रोक रहे हैं, जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए। यह भगवान देख रहा है, भगवान में सभी विश्वास रखते हैं, या जो भी व्यक्ति वो अधिकारी के तौर पे है या एलजी साहब के तौर पे है या किसी की नीयत के अंदर कोई फर्क है, वो भगवान जरूर देख रहा है। उसकी लाठी दिखती नहीं है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है तो अच्छे से अच्छे की नींद हराम हो जाती है, सपने के अंदर भी वो आदमी आता है। उन व्यक्तियों की नींद हराम होगी जो इस स्कीम को रोक रहे हैं। उनके शरीर के अंदर कोड लगेगा, कोड। बहुत घटिया शब्द बोल रहा हूं मैं। कोड वो चीज होती है सोमनाथ जी, ना सोते बनता है, ना बैठते बनता है और ना उठते बनता है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये शब्द बोलते हुए। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों को एक ही बात कहना चाहूंगा, आप दुश्मनी बरते हमारे साथ, आप दुश्मनी बरते अरविंद केजरीवाल के साथ, आप दुश्मनी बरते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आप दुश्मनी ना बरते ऐसे व्यक्तियों के साथ कि रोड के ऊपर कोई कराता रहे और उसको उठाने वाला व्यक्ति ना हो। ऐसी दुश्मनी नहीं बरतनी चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से जो हमारा ये प्रस्ताव आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो ये केस गया हुआ है, माननीय न्यायाधीश साहब के सामने भी हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से यही आग्रह करता हूं कि इस स्कीम के लिए आप जल्द से जल्द अपनी टिप्पणी दें और दिल्ली के अंदर ये लागू करने के लिए आप अपने जितनी जल्दी आप फैसला देंगे तो परमात्मा भी आपको दुआ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अध्यक्ष जी, बहुत से साथियों ने बताया, जिन 23,000 लोगों की जान बची है, जरा सोच के देखिए। मैं कहता हूं कि जिन 23,000 लोगों की जानें बची हैं, वो कितनी दुआएं देते होंगे। आज इस बात को, यदि ये जो हमारे यहां पर ये चर्चा चल रही है, इस चीज को जब सुनेंगे, वो लोग कितनी बद्दुआ दे रहे होंगे जो इस स्कीम को रोक रहे हैं। और ये मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, आज की इस चर्चा को जितने भी साथियों ने यहां पर इस चर्चा के अंदर भाग लिया है, तो उस वीडियो को आप वायरल जरूर करें कि दिल्ली की ये विधानसभा कितनी संवेदनशील है और कैसे कैसे मुद्दों के ऊपर यहां चर्चा करती है। दुख होता है, हालांकि बहुत से साथी बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन इस चर्चा के अंदर वो साथी नहीं बैठे हैं, बहुत दुख होता है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, जिस समय ऐसी स्कीमों के ऊपर चर्चा हो तो वो साथी इस चर्चा के अंदर भाग जरूर ले, इस सदन को छोड़ के भागे नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत ज्यादा ना कहते हुए अध्यक्ष जी, आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्कीम फिर से लागू होगी ऐसा मैं महेंद्र जी बड़ा मार्मिक बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अजय दत्त जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने मुझे इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। ये दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सबसे पहले तो मैं इस सदन में अपना दुख व्यक्त करता हूं कि पूरा संसार हम लोग किस लिए चला रहे हैं, ये विधानसभाएं किस लिए चल रही हैं, ये सरकारें किस लिए चल रही हैं। ये सरकारें चल रही हैं लोगों के जीवन बचाने के लिए, ये विधानसभा चल रही है लोगों के जीवन बचाने के लिए, ये पूरा सिस्टम चल रहा है लोगों के जीवन बचाने के लिए। और अगर हम ये जीवन नहीं बचा पाए तो ये सरकारें बेकार हैं, ये विधानसभा, ये सरकारी नौकरियां बेकार हैं। और ये सरकारें बचाने का काम, कुछ लोग सरकारें बचाने का काम कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाने बचाने का काम कर रहे हैं। यही सिर्फ आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में डिफरेंस है। और अभी मेरे बहुत सारे साथियों ने फरिश्ते योजना पे चर्चा की।
देखिए, हम सब लोग सबसे पहले इंसान हैं। हम सब लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि किसी व्यक्ति का जीवन बच जाए। हम ऐसा क्या कर दें कि हम जब इस संसार से हमारा पलायन हो तो हमारे अकाउंट में लगा रहे कि हमने कितने लोगों की सेवा की, उनमें से कितनों की जान बचाई। और ये फरिश्ते योजना ने अध्यक्ष जी 23,000 ऐसे लोगों की जान बचाई। अगर ये फरिश्ते योजना ना होती तो मुझे लगता है उनमें से आधे सड़क पर मर जाते। और मुझे याद है ये फरिश्ते योजना आई कैसे। माननीय मुख्यमंत्री जी 2018-15 से लेके 20 तक उन्होंने बहुत सारे, उनके घर पे जनसंवाद होते थे और पब्लिक मिलने जाती थी। तो एक बार एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटा, मेरा बेटा तो किसी एक्सीडेंट में मर गया है, उसे बचा नहीं पाए। और अरविंद जी को उस पर बहुत गंभीर रूप से दया आई और उन्होंने सोचा ये हुआ कैसे कि लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं और हम काम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आइडिया वहीं से उनको आया होगा। और जब ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ तो इसमें सबसे बड़ा काम लोगों की जान बचाने का। और जीवन में अगर हमने किसी को, कहते हैं किसी को हमने खाना दे दिया, थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, थोड़ा और अच्छा काम कर दिया, दवाएं दे दी तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जान बचा दी, उसको हॉस्पिटल में मरते हुए को बचा दिया, तो हमने जीवन में सबसे बड़ा काम कर दिया। और जो काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हम सब के माध्यम से कराया और इसमें दिल्ली के लोगों को जोड़ दिया और कहा, फरिश्ते योजना से पहले अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता था तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो विटनेस बन जाता था और उसी से पूछताछ होती थी, उसके ऊपर और बहुत सारी इम्प्लीकेशन आ जाती थी। तो लोग डर के मारे लोगों को छोड़ के भाग जाते थे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं। जब से ये योजना आई, उस योजना में कहा गया कि हम आपको फरिश्ते का नाम दे रहे हैं, हम आपको सम्मानित व्यक्ति बना रहे हैं, और अगर आप किसी वजह से अपना पैसा या पेट्रोल या दिहाड़ी उसमें लगा रहे हैं तो उसके लिए हम 2,000 रुपए के रूप में आपको सम्मान राशि दे रहे हैं। जब से ये बात शुरू हुई तो लोगों के अंदर साहस हुआ। फिर एक और चीज उसमें जोड़ दी गई कि जो भी पास का हॉस्पिटल है, आप जो दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति है उसको किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, प्राइवेट है तो उसका पूरा इलाज हम करके देंगे। और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। अध्यक्ष जी, मेरे अंबेडकर नगर में मदनगिरी क्षेत्र है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो 2 व्यक्ति आए, उनमें से एक महिला थी, उसके हाथ में प्लास्टर था। उन्होंने आके कहा, बेटा हम आपको सिर्फ आज धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ये मेरी बीबीएन का एक्सीडेंट हो गया था रोड पे और किसी ने उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, इनका पूरा इलाज हुआ, हमसे एक पैसा नहीं लिया गया। अध्यक्ष जी, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, हमारी सरकार ने कुछ आशीर्वादों का काम किया और अगर 23,000 जानें बचाई तो कितने आशीर्वाद लिए। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तुम पिंक नोट कमाते रहो, हम दुआएं कमाते रहेंगे। तुम लोगों की जान गंवाते रहो, हम जान बचाएंगे। और जब ये सारा चल रहा है तो मुझे लगता है ये सरकारें, ये एलजी साहब, इनको ये दिख नहीं रहा कि भाई मरना तो सबका तय है और इस संसार में अच्छा और बुरा सबको करके जाना है और सबसे अच्छा काम जीवन में किसी की जान बचा ली जाए। और इतनी कॉन्शियसनेस मुझे लग रहा है इन अधिकारियों में भी नहीं है कि ये जो इतने बड़े धर्म का काम है उसको रोकने की हिमाकत आप कैसे कर सकते हो। आप जिस भी धर्म के हो, अगर आप भगवान को मानते हो, अधिकारियों से मेरा प्रश्न है, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाओ, अपने जमीर को जगाओ और इन योजनाओं को कम से कम ये सोच के चलने दो कि हमें भी ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को हमें मुंह दिखाना है कि अगर हमने ये काम, ये योजनाएं रोक दी तो हम उनके सामने, हम भगवान के सामने बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और इन अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं
कि एक बार अपनी कॉन्शियसनेस में झांक के देखो, एक बार अपने जमीर में झांक के देखो कि आप कर क्या रहे हो। अगर इन लोगों की जान बचाने के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम पूरे देश में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, आप उसको अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम रोके ना। तो आज आपके माध्यम से ये कान खोल के सुन लें कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और ये जैसे हमारे अभी दूसरे स्पीकर ने कहा कि नहीं, हमारे दूसरे वक्ता ने कहा, वक्ता को इंग्लिश में स्पीकर कह देते हैं, आई थिंक यू नो अबाउट इट। हाउएवर, तो सर ये थोड़ा सा एनीवे तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे गोयल साहब ने कहा कि इनको कोड भी हो सकता है, यानी कि ये बात सच है। देखिए, हम जीवन के उस मोड़ पे हम जीवन के उस मोड़ पे खड़े हैं कि हम जितनी बार काम करते हैं बार बार ये सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें एक ही चीज चाहिए, लोगों का प्यार, वो किक चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो दुआ चाहिए, वो आशीर्वाद चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से इन फरिश्ते जैसी योजनाओं को जब हम इम्प्लीमेंट कराते हैं या अस्पतालों में लोगों का इलाज कराते हैं, तब हमें वो किक, वो प्यार, वो आशीर्वाद मिलता है। तो मैं बहुत गंभीरता से इन अफसरों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में ईश्वर ने कलम दी है। एलजी साहब को कहना चाहता हूं, आपको एक जिम्मेवार पद दिया है। अगर ये आप पे दबाव भी बना रहे हैं, ये आपके जो आका बैठे हैं, उस दबाव को उस लेवल पे मत लाओ कि कहीं ये दबाव उल्टा ना पड़ जाए और वो परवरदिगार का दबाव तुम्हारे पर आ जाए और तुम्हें उसकी सजा मिल जाए। तो ये मैं राजेश भाई के इस प्रस्ताव का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि आप इनको एक रिकमेंडेशन, एक प्रस्ताव यहां से भेजें, उसमें हमारी फीलिंग्स को भेजें, उसमें मानवता के इस पूरे प्रकरण को भेजें कि जीवन में सबसे बड़ा काम लोगों की जान बचाना है। अमेरिका का अगर आप उदाहरण देख लें, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए अगर 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर भी लगते हैं तो वो 2 बिलियन डॉलर लगा के एक जान बचाते हैं। और अगर हमें अपने देश के अंदर लोगों की जान बचानी है, उसके लिए अगर कुछ पैसा लग रहा है तो हम उसको जरूर करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी मानवता है। देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का उत्तर। आज स्पीकर महोदय, मैंने देखा आज आपने अजय दत्त जी को पूरा समय दिया है। चलिए, और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों ने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आई है कि फरिश्ते स्कीम जो थी बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर पहली इस तरीके की स्कीम आई जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्कीम का अनुकरण करते हुए अपनी एक स्कीम ला रही है। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम ला रही है। नेशनल हाईवेज वगैरह पे जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी फ्री उपचार मिले। और जैसा विधायक साथियों ने बताया, मैं कुछ डेटा जो है सदन के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोग इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो 2-3 दिन पहले एलजी साहब ने भी एक पत्र लिखा और उन्होंने एक अलग डेटा लिखा। मुझे मेरा मानना है कि उनके अफसरों ने गुमराह किया। डेटा इस प्रकार है कि जब ये 2018-19 में शुरू हुई, स्कीम के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। 1540 लाभार्थी थे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, सरकार ने एडवर्टीजमेंट की, कैंपेन्स चलाई, 19-20 में ये संख्या 4419 हो गई। 20-21 में फिर बढ़ के 6131 हो गए। अब आप सोचिए, 6131 बहुत बड़ी बात है कि आपने 6131 परिवारों को बचाया, बहुत बड़ी बात है। और फिर ये कोरोना की वजह से थोड़ी कम हुई, ये हुई 5456, मगर उसके बाद 22-23 के अंदर ये फिगर एकदम गिरी,
ये हो गई 3698 और अब जो है इस साल ये फिगर और कम होती जा रही है। बड़ा सवाल अध्यक्ष जी ये है कि इस तरीके की स्कीम्स, इनकी अवेयरनेस तो लगातार बढ़ती है, तो स्कीम्स के अंदर लाभार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये लाभार्थियों की संख्या घट रही है और इसके अंदर जो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इलाज के लिए रिइंबर्समेंट्स किए, वो भी जो है लगातार जो है इस स्कीम के अंदर घट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये स्कीम शुरू हुई तो इसके अंदर सरकार का खर्चा हुआ 2 करोड़ 74 लाख, बढ़ के पहुंचा 9 करोड़ 39 लाख, फिर बढ़ा 9 करोड़ 47 लाख और उसके बाद से ये स्कीम घट के 5 करोड़ 95 लाख, फिर 4 करोड़ 85 लाख और इस बार और मुझे पता चला है कि अब तक इस साल करीब 2 करोड़ रुपए ही सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इस तरीके के लोगों का इलाज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको DGHS रेट देती है, सरकारी रेट देती है। जो उनका खर्चा होता है अस्पतालों का, जो प्राइवेट बिल होता है, उससे ये लगभग आधे से भी कम होता है। अस्पताल भी बड़े बड़े इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वो फरिश्ते स्कीम के अंदर मरीजों को देखें, क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूरो सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज इसके अंदर होती है। कई बार मरीज महीने महीने भर तक अस्पतालों में रहता है। तो सरकार की एक कंसिस्टेंट कैंपेन की वजह से ये लाभार्थियों की संख्या बढ़ी और अब जब कुछ अधिकारियों ने इनकी पेमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देनी बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है कि अब ये संख्या घट रही है। करीब 1 महीने पहले की ये घटना है, 3 दिन तक अखबारों में छपा अध्यक्ष जी, 3 दिन तक, और उस अखबारों में ये लिखा हुआ था कि पंचशील पार्क के पास कोई 30 साल का युवक करीब रात को 9 बजे मोटरसाइकिल से टकरा गया। वो मोटरसाइकिल पे था, उसकी मोटरसाइकिल फुटपाथ पे टकराई, वो वहां पे गिर गया, घंटों तक वो वहां पड़ा रहा। लोगों ने फोटो खींची, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, मगर कोई उसको अस्पताल नहीं लेके गया। बहुत देर बाद उनका ही कोई जानकार शायद उसको अस्पताल लेके गया। खून बहुत बह चुका था, कोशिश की गई मगर वो बच नहीं पाया। घर का इकलौता लड़का था, अब ये भी नौकरी लगी थी, घर के अंदर खुशी थी कि चलो जवान लड़का नौकरी पे लग गया, अब माँ बाप का सहारा बनेगा। आप सोचिए, एक जवान बच्चा शहर के बीचों बीच पंचशील पार्क की क्लब के सामने रोड पे खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। 30 साल का लड़का था और हालात ये थे कि बता रहे हैं कि उसका जो मोबाइल था और उसका जो कैमरा था उसके बैग में, वो भी कोई उठा के ले गया। इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6,900 तक ये फिगर गई और ये आज 3,000 कुछ हो गई, तो करीब करीब 3,000 मौतें तो ऐसी हैं जिनके खून से इन अफसरों के हाथ रंगे हुए हैं। इन्होंने मर्डर किए हैं दिल्ली की सड़कों पे। और मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आप एक मृत्यु हो जाए, आप उसके लिए 5 दिन तक सरकार से सवाल पूछते हैं। यहाँ पे हजारों बच्चे जवान, पता नहीं किसका बच्चा होगा, किसकी बेटी होगी, किसका भाई होगा, किसका बेटा होगा, वो जवान बच्चे सड़कों पे गुजर गए और आपने उनके पैसे तक रोक रखे। आप सोचिए कि किस हद तक जो है गिर गए। अध्यक्ष जी, मैं नया MLA बना था, मुझे पता है उस वक्त मीडिया उस वक्त दिखाता था चीजें, डरता नहीं था। मैं नया विधायक बना, हमने कहीं पे पानी की लाइन डलवाने के लिए शुरू किया, काउंसलर दूसरी पार्टी का था, उसने जाके काम रुकवा दिया। हमने अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा कर दिया वहां पे कि ये काम रुकवा रहा है, और फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई काम रुकवाने की, वो काम चला, बिना परमिशन के चला। ये पब्लिक की ताकत होती है कि आप अगर पब्लिक का काम रोकेंगे तो सारी पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती है, सारा समाज आपके खिलाफ हो जाता है कि आप काम कैसे रोक रहे हैं। ये हालत थी हमारे समाज की 2013-14 में। आज हम 2023 में खड़े हैं अध्यक्ष जी। ये एक बड़ी हैरानी की बात है, जनता के कामों को खुलेआम रोका जा रहा है। आतिशी बता रही थी आप, जल बोर्ड के काम है, विधायकों ने मेहनत कर करके एस्टीमेट बनवाए हैं, टेंडर हो रखे हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा, काम रोके जा रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी के अंदर काम रोके जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के काम रोके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से कि कम से कम इसके ऊपर कुछ दिनों तक तो स्टोरीज कीजिए। अपना ये माइक कैमरा ले जाइए ना इन अफसरों के पास, इनसे पूछिए कि किसके आदेश में इन्होंने जनता के काम रोके। एक तो ये। दूसरा अध्यक्ष जी, आज ही कुछ सवाल पूछे हमारे साथियों ने और उसके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। तो मैं सिर्फ इस सदन के संज्ञान में वो लाना चाहता हूं कि यही नहीं है कि सिर्फ पैसे इन्होंने इस स्कीम के रोके। जो गरीब लोग मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टेस्ट कराते हैं अध्यक्ष जी, हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर ये है कि अगर आप टेस्ट कराने जाएं और सरकारी अस्पताल में वो टेस्ट ना हो पा रहा हो तो आप रेफर कर देते हैं, प्राइवेट लैब में हो जाते हैं। इन अफसरों ने उन प्राइवेट लेबोरेटरीज के भी पैसे रोक रखे हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं, एजिलस डायग्नोस्टिक के इन्होंने 17 करोड़ 73 लाख रुपए रोक रखे हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के इन्होंने 3 करोड़ 13 लाख रुपए रोक रखे हैं। अब अध्यक्ष जी ये बताइए, अगर आप दो कंपनियों के 20 करोड़ रुपए रोक लेंगे तो वो टेस्ट कैसे करेगी? और वो कंपनीज जो हैं अब वो टेस्ट के लिए डिनाई कर रहे हैं, पब्लिक के टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये मामला सिर्फ यहां नहीं है अध्यक्ष जी। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर जगह इस तरीके का है और हमने कागज पत्री करके काफी देख लिया। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास असर हो रहा है। अब तो ये लड़ाई हमको जनता की पंचायत में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जनता है जिसने हमें यहाँ भेजा था। अब हमको ये जनता की जो है अदालत के अंदर इसको ले जाना पड़ेगा, वहां पे इस बात को रखना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष जी, जो जनता 2013 में सोचती थी कि काम रुकवाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, उस जनता की अदालत में हम सब लोगों को ये चीज ले जानी चाहिए, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को, इनकी केंद्र सरकार को, इनके एलजी को, उनके अफसरों को, सबको एक्सपोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अंतर्गत श्री ऋतुराज जी दिल्ली सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पानी, शिविर और सड़कों इत्यादि की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में चर्चा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उस विषय पे बोलने का मौका दिया। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में आने से पहले खूब नारे सुनते थे अध्यक्ष जी, अंत्योदय करेंगे, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करना। नारे तो बहुत सुने थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 तक दिल्ली की 1800 कच्ची कॉलोनियों का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। पीने के पानी के लिए महिलाएं तरसती थी, टैंकर पर मारामारी करती थी, कपर फोड़ी होता था। रोज 200 एफआईआर इसलिए होता था क्योंकि 2, 4, 5 लोगों के बीच में झगड़ा टैंकर पे पानी भरने के लिए होता था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का सदस्य मैं 2015 में बना। मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में 99% कच्ची कॉलोनी वाला विधानसभा क्षेत्र है। और मेरे ऑफिस पे 500 लोग केवल पानी का टैंकर मांगने के लिए आते थे, पानी का टैंकर। इससे ज्यादा बुनियादी बात क्या हो सकती है? माथा में दर्द हो जाता था, टैंकर 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 सुन सुन के। रात को सपने में भी टैंकर घूमते थे। इतना बुरा हाल था कच्ची कॉलोनी के अंदर। जब वो विजुअल्स देखते थे कि लोग टीवी पे दिखा रहे हैं 200 पाइप है, 400 लोग चढ़ गया है, टैंकर भाग रहा है, मतलब आप सोचिए कि टैंकर माफिया के ऊपर में कितनी वेब सीरीज बनी, फिल्में बनी, कहानियां बनी, रिपोर्ट्स बनी। इतना बुरा हाल था अध्यक्ष महोदय पानी को लेकर के। और जब केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, आप सोचिए कि उससे पहले सरकारें कच्ची कॉलोनी के लोगों को, सिटीजन्स को 4th ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी। 4th ग्रेड। इनको क्या जरूरत है पानी देने की, इनको क्या जरूरत है सड़क देने की, इनको क्या जरूरत है सीवर देने की, इनको क्या जरूरत है? लेकिन पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तो कच्ची कॉलोनी में रहता है। प्रवासी लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, जे क्लस्टर्स में रहते हैं। सबसे बड़े जरूरतमंद लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही सरकार में आए, युद्ध स्तर पे पानी पर काम हुआ अध्यक्ष महोदय। युद्ध स्तर पे इसलिए बोल रहा हूं,
क्योंकि मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2015 के बाद 85 कॉलोनियों में पानी की लाइन बिछाकर घर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया गया और पूरी तरीके से टैंकर माफिया को खत्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर में आप सोचिए कि 70-75 साल हो गया देश को आजाद हुए, मात्र 230 कॉलोनी में पानी की लाइन थी, 230 कॉलोनी में। और फिर हमारी सरकार ने पहले जो है सो कम थी, अब हमारी सरकार ने 697 कॉलोनी के अंदर में पानी की लाइन बिछा करके 2484 किलोमीटर की पानी की लाइन बिछा करके पूरी कच्ची कॉलोनी के अंदर में घर घर पीने का पानी पहुंचाया और लगभग पूरी तरीके से दिल्ली से टैंकर माफिया का खात्मा कर दिया। अब किसी को वो तस्वीर देखने को नहीं मिलता। पानी से ज्यादा बुनियादी बात क्या हो सकती है? उसके बाद सीवर, पानी आ तो गया, अब मलमूत्र की निकासी कैसे होगी? कच्ची कॉलोनी के लोग पूरी तरीके से नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे क्योंकि सबके सब खेतों में बसे थे। आप सोचिए कि आजादी के 75 साल के बाद दिल्ली के अंदर में सीवर लाइन की यह स्थिति थी कि टोटल सीवर लाइन हमारा जो है सो केवल 2652 किलोमीटर का था, जो कि 2484 किलोमीटर को जोड़ा गया, और पानी की लाइन केवल 173 किलोमीटर का था और 2091 किलोमीटर हमारी सरकार ने जोड़ा ताकि घर घर पीने का पानी पहुंच सके। आप सोचिए कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही मात्र 500 किलोमीटर की सीवर लाइन डल रही है। 500 किलोमीटर का मतलब है 5000 गलियां और सड़कों में सीवर की लाइन डल रही है, जिसमें से 3000 गलियां और सड़कों में सीवर का काम पूरा होकर के सारी सड़कें बन चुकी है। लोगों के जीवन में केजरीवाल सरकार के दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा काम हुआ है। पहली बार उनको 4th ग्रेड सिटीजन की तरह नहीं, 1st क्लास सिटीजन जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन की जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सोचिए कि सड़कों की यह स्थिति थी अध्यक्ष महोदय कि टोटल 262 कॉलोनी में ही कुछ सड़कें बनी थी, कुछ। हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने 822 कॉलोनियों के अंदर में सड़कें बनाई है, 822 कॉलोनी के अंदर में, और उसमें से भी 3397 किलोमीटर की सड़क बनी है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी से भी ज्यादा आगे हो जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी कच्ची कॉलोनी में सड़कें बनी है। और आप जानते हैं अध्यक्ष जी, 40,546 सड़कें बनी है, 40,546 सड़कें बनी है कच्ची कॉलोनी के अंदर में। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। दिल्ली की सबसे गरीब जनता, प्रवासी लोग जो कच्ची कॉलोनी में रहते थे, 3rd क्लास 4th क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको पहली बार पानी की लाइन मिली, पीने का पानी टूटी से मिला, सीवर की लाइन बिछ रही है, सड़कें बन रही है, बुनियादी चीजें मिल रही है। इतना ही नहीं है, हर कॉलोनी के अंदर में, ज्यादातर कॉलोनीज के अंदर में मोहल्ला क्लिनिक्स बन रहे हैं, जिससे कि गरीब लोगों को भी दवाइयां मिल सके। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 मोहल्ला क्लिनिक है। हर महीने 60,000 गरीब जरूरतमंद लोगों को दवाइयां मिलती है, 60,000 लोगों को। 5,500 परिवार तो ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, जिसको हर महीने बीपी शुगर की दवाई मिलती है, 5-5 हजार की दवाइयां फ्री में मिलती है। इतना बड़ा काम हुआ है। 10-10 पुराने स्कूलों को ठीक किया गया, 10-10 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। गरीब वंचितों के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को पहले मजबूर थे, आज अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आज एक परिवार को कम से कम हर महीने 10,000 रुपए तक बचता है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजों, और उसके साथ साथ उनकी लाइफ की जो लाइफस्टाइल है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। कच्ची कॉलोनियों इतनी शानदार बन रही है, इतनी शानदार बन रही है कि आप, बहुत सारी कॉलोनीज तो ऐसी अध्यक्ष जी जिसको देख करके आप बता नहीं पाएंगे कि ये कच्ची कॉलोनी है। उसमें पीएनजी गैस लाइन भी है, उसमें सीवर लाइन भी है, उसमें सड़क भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक भी है, उसके अंदर में स्कूल भी है, उसके अंदर में अस्पताल भी है, सारे काम हो रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक 1800 कच्ची कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारी सुविधाएं दे दी, सारा काम करा दिया, और जहां नहीं हुआ है वहां पे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज कच्ची कॉलोनी के अंदर में किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ में चले जाओ,
हर जगह पे काम ही काम दिखेंगे। कहीं पानी का काम हो रहा है, कहीं सीवर का काम हो रहा है, कहीं सड़कों का काम हो रहा है, कहीं मोहल्ला क्लिनिक का काम हो रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कहीं बस डिपो बन रहा है। इतना सारा काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, जिसकी बखान मैं करूं तो शायद पूरी रात बीत जाए, इतना काम उन्होंने किया है। इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा किया। तीर्थ यात्रा योजना के तहत भी इतनी सारी सुविधाएं मिली गरीब वंचितों को, जिनके बच्चे आज भी मजदूरी करते हैं, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा पाते थे, आज वो बहुत बड़ी संख्या में रामेश्वरम जा पा रहे हैं, अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे जा पा रहे हैं। लाइफस्टाइल बदला है। और सबसे बड़ी बात है, जब किसी गरीब आदमी के जेब में 10,000 रुपया महीना बचता है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, उससे इकोनॉमी और ग्रोथ करता है। कैसे करता है? क्योंकि आज वो बच्चा, आज वो परिवार जो 10,000 रुपया महीना बचा रहा है, वो अपने बच्चों पर ज्यादा खर्च कर पाएगा। उसके दूध पे, उसके फल पे, उसके कपड़ों पे, उसकी एक्स्ट्रा चीजों पे, उसकी ट्यूशन पे और अच्छा करने के लिए। और इतना ही नहीं है, कल को कोई लोन वगैरह लेता है तो उसमें भी उसको मदद मिलती है, ग्रो करने में मदद मिलती है। इसके लिए इतना बड़ा ये फैक्टर है, जिसके लिए जितनी अरविंद केजरीवाल जी की, हमारी सरकार की, केजरीवाल सरकार की तारीफ की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1800 कच्ची कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और एक ही बात अंत में कहूंगा कि देखिए, एक तरफ सरकारें हैं जो पावर में मस्त है, एकदम हिटलर शाही चल रही है। नेपोलियन कहता था कि पावर इज माय मिस्ट्रेस, मतलब इतना प्यार था पावर से, पावर इज माय मिस्ट्रेस। एक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए जनता माई बाप है, उनकी सेवा करना ही माई बाप है। उनकी सेवा के बारे में 24 घंटा सोचते हैं, लड़ते हैं, इसीलिए उनको नींद नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि नींद की दवाई का भी असर नहीं हो रहा है, इसीलिए जबरदस्ती चाहते हैं कि कच्ची कॉलोनियों का काम रुक जाए, सीवर का काम रुक जाए, पानी का काम रुक जाए, कच्ची क्या बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रुक जाए, स्कूल के काम रुक जाए, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं कर सकते। अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे हमारे जैसी स्कीम लाना चाहते हैं, अरे आपकी जैसी ही सब कुछ लेकर आएंगे, गारंटी मोदी की गारंटी हो गई। अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपके काम को रोकेंगे और अच्छे कामों को जो है वो करके पूरी तरीके से करना चाहते हैं। सब मैटर पॉलिटिकल है, लेकिन मैं फिर से तहे दिल से पूरी सदन की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो जो नौजवान हैं, जो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके दिल में अरविंद केजरीवाल है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिन रात उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक परिवर्तन आया है और पहली बार किसी ने उनके लिए काम किया है, तो उसके लिए जितनी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जय हिंद। श्री कुलदीप कुमार जी। भावना गौड़। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। सदन का समय है, आज बच गया है। मुझे लगता है कि अगर आ गए हो तो आगे बात करें, तो प्रिविलेज में भेजना चाहिए। अभी तक तो आए नहीं। इस सदन से पारित हुआ था, आपने ही निर्देशित किया था, आदेशित किया था। आते तो नजर आते यहीं सामने बैठे हुए, इसका मतलब आए नहीं है। हाँ, मैसेज पहुंच गया है जी। तो ये विषय प्रिविलेज कमेटी को सदन की भावना को समझते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस का आना, यहाँ ना आना सदन का बहुत बड़ा अपमान है। मैं सदन के सामने ये बात रखता हूँ, सभी सहमत हैं तो प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया। जी। बोलना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, हम बार बार मुद्दे उठा रहे हैं। एक सेकंड सिर्फ। सदन का समय 5 बज गए, 1 घंटे के लिए बढ़ा लिया जाए। सदन की अनुमति चाहिए, इसके लिए सभी सदस्यों की अनुमति, सहमति? हाँ, बोलिए। देखिए, बार बार इस सदन की अवमानना होती है, जो असहनीय पीड़ा है। मैं आज इस सदन के अंदर घोषणा करता हूं, मैं 20 दिन का समय दे रहा हूं अधिकारियों को। मेरी पार्टी के कोई साथी मेरे साथ में चलना चाहे, मैं 20 दिन के बाद 21वें दिन आंदोलन करूंगा। उन अफसरों के घरों पे, उन अफसरों के दफ्तरों पे और एलजी साहब के यहां तक पैदल मार्च करूंगा। अलख जगाऊंगा पूरी जनता को लेके। जनता की स्कीमों को रोकने के लिए जो ये काम चल रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय काम चल रहा है। आज तक ये घोषणा
हमारे मुख्यमंत्री साहब करते रहे। इस सदन का सदस्य होने के नाते जनता के बीच के अंदर रहते हैं, जनता की पीड़ा को समझते हुए, अपने साथियों की पीड़ा को समझते हुए इस आंदोलन को आज के बाद 20 दिन के बाद 21वें दिन 10 बजे सुबह महेंद्र गोयल स्टार्ट करेगा। जिस भी साथी को साथ देना है, आपसे आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन के अंदर आप साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं देखना चाहता हूं उन अधिकारियों को, मैं देखना चाहता हूं एलजी साहब को, जिस प्रकार से वो कामों को रोक रहे हैं, उनकी नींद हराम करके रहेंगे, उनकी ईंट के साथ ईंट बजा के रहेंगे। ये आपके साथ इस सदन के अंदर आज वादा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र जी। आप किसी प्रिविलेज में भेजे, आप किसी भी कमेटी में भेजे, महेंद्र गोयल को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज तक ना तो प्रिविलेज के अधिकारों को माना गया है और ना किसी भी कमेटी की कोई भी बातचीत को माना गया। यदि बात मानी जाएगी तो जनता की बात मानी जाएगी। जिन जनता के अधिकारों के लिए हम यहां पर बात करते हैं, उसी जनता को लेकर साथ साथ में चलेंगे। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद, धन्यवाद। भावना गोर्च। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। अनऑथराइज कॉलोनियां यानी कि अनियमित बस्तियां, अध्यक्ष महोदय, जो मास्टर प्लान के विकास क्षेत्र में शामिल नहीं होती, उन्हें हम अनधिकृत कॉलोनियां कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम कहें आवासीय भूमि उपयोग के तहत जिन कॉलोनियों को हमने चिन्हित नहीं किया है, या और अलग भाषा में अगर हम कहना चाहें, जहां लेआउट प्लान और भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली जाती। अध्यक्ष महोदय, 1994 में मदनलाल खुराना जी ने 1071 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी, और वहीं दूसरी ओर 2008 में शीला दीक्षित जी ने रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियों की आरडब्ल्यूएस को इकट्ठा किया और उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी शीला दीक्षित जी की तरफ से किया गया। अध्यक्ष महोदय, 2012 में भी अनियमित कॉलोनियों को नियमित किए जाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, क्योंकि 2013 के अंदर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने थे। अध्यक्ष महोदय, 2015 में पूर्ण बहुमत से चुनकर के आम आदमी पार्टी की सरकार आई। माननीय अरविंद जी के रूप में दिल्ली को एक सशक्त नेतृत्व संभव हो पाया, उनको मिल पाया, और उन्होंने अनियमित कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के जीवन की कायाकल्प करने का जो निर्णय लिया, जो प्रतिज्ञा ली, उसके कारण आज अनियमित कॉलोनियों के स्वरूप को बदला हुआ हम लोग देख पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि अनियमित कॉलोनियों की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार मिलकर के करेंगे। इन कॉलोनियों के लिए उन्होंने सबसे पहले एक मूलभूत विकास कार्यों से संबंधित एक ढांचे को तैयार किया। जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे 50 लाख लोगों के लिए और स्लम बस्ती में रह रहे 13 लाख लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑलरेडी प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, यूं तो पिछली सरकारें इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केवल अपने वोट बैंक के रूप में देखती आई हैं। जाति और धर्म के आधार पर बांट करके उन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। नेता आए और वादे करके चले गए, इस तरह का काम पिछली सरकारों ने किया। उनकी सरकारों के अंतर्गत अनऑथराइज कॉलोनियों की दशा अपने आप में बहुत दयनीय थी। वहां रहने वाले लोग अपने आप को नरक में जैसे जीवन भोगते हैं उस तरह से पाते थे। पीने का पानी वहां नहीं था,
लैट्रिन और बाथरूम के पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बरसात का पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हो जाता था, उसको निकालने की कोई काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। गंदा पानी सड़क पर जमा होने के कारण मच्छर और बीमारियां भी फैलती रही। कच्ची सड़कों पर बरसात का पानी ज्यों का त्यों खड़ा रहता था। बिजली नहीं होने पर, क्योंकि स्वयं हम भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, घंटों घंटों बाहर घरों से निकल करके बिजली के आने का इंतजार करते थे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर सिक्योरिटी जैसी भी कोई व्यवस्था इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन कॉलोनियों पर पूरी तरह से संज्ञान लिया और डेवलपमेंट का एक खाका रोड मैप के रूप में तैयार किया और फिर हम सब विधायकों के जरिए इस पर अमल करने का भी प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियों में वो सब सुविधाएं मुहैया कराई गई जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो बड़े सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को जी पाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर ना किसी प्रकार के अस्पताल थे, स्कूलों की दशा अपने आप में बहुत खराब थी। 75 वर्षों में पिछली सरकारें देश की राजधानी दिल्ली में ना तो सीवर दे सकी, ना पानी दे सकी, ना सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवा सकी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन था उसमें वो 100 नहीं 1000% सफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सड़क या कोई भी स्कूल इसलिए नहीं बनाए जाते कि वहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने अपने नेतृत्व में बेदाग विकास से दिल्ली की पटकथा को अपने आप में बदलने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, माफ करें, मैं पानी पी सकती हूं? अध्यक्ष महोदय, ईमानदार सरकार होने के कारण दिल्ली की इन अनधिकृत कॉलोनियों में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े काम 2015 में सरकार के आने के बाद युद्ध स्तर के ऊपर काम हुए हैं। 60 विधानसभाओं की 1100 कॉलोनियों के अंदर 60 विधानसभाओं की 1100 कॉलोनियों में से 988 कॉलोनियों में सीवर डल चुके हैं। 359 कॉलोनियों में सीवर डालने का काम चल रहा है। 161 कॉलोनियों में सीवर लाइन डलने के लिए डीडीए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट और एएसआई से एनओसी लेने की भी बात आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाई हुई है। 161 में से 114 कॉलोनियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई हैं, जैसे छतरपुर, मेहरौली, बीएसएस कैंप, रजोकरी और संगम विहार। अध्यक्ष महोदय, एक और मैं बात बताना चाहूंगी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में काम होने वाला है। दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मिलेगा आरओ प्लांट, यानी पीने का शुद्ध पानी। लगभग 500 पॉइंट पर आरओ प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनमें से लगभग 471 पॉइंट्स को आम आदमी पार्टी की सरकार ने चिन्हित कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं पालम विधानसभा में रहती हूं। AC 37, मेरा जन्म भी पालम में हुआ है और आज इतनी बड़ी पल करके भी मैं पालम विधानसभा के अंदर ही बड़ी हुई हूं, यानी मेरा निवास स्थान पालम के अंदर है। इन कॉलोनियों के अंदर पुरानी सरकारों ने मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की थी उनसे बहुत दूर रखा। मेरे आने से पहले बीजेपी की सरकार थी, वहां विधायक लगभग 15 साल बीजेपी के विधायक ने वहां पर शासन किया। लेकिन पालम एक ऐसी विधानसभा है जहां पिछले 40 वर्षों से पीने का पानी नहीं था। प्यासा पालम के नाम से लोग उसे जानते थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच और उनकी मेहनत ने सब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कुछ काम किया तो सबसे पहला काम पानी देने का किया।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी 2015 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ने के बाद में जब मेरा विजय जुलूस निकला तो पालम के लोगों ने घर से बाहर निकल करके मुझे खाली बाल्टियां दिखाई और उनका ये कहना था कि परिवर्तन आया है, हमने सरकार को बदला है, हमने विधायक को बदला है और अब हमें आपसे कोई उम्मीद है तो पालम विधानसभा को 5 साल में पानी दे देना, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरविंद जी से बात हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पर उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था और पूरा मुझे लगता है पालम की तरह और भी दिल्ली प्यासी थी। तो सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी की तरफ से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पहली और बहुत ही सुंदर और पाक और पवित्र सोच थी कि हम सबसे पहले पानी देने का काम लोगों को करेंगे। हमारे यहाँ भी टैंकर चलते थे, टैंकरों पे लड़ाइयाँ होती थी। दिल्ली पुलिस का एक आदमी भी टैंकर से पानी भरते समय वहां पर गुजर गया, झगड़े के अंदर उसकी डेथ हो गई। 2015 में जब हमने टैंकर व्यवस्था को खत्म करके जब हमने लाइन में पानी दिया तो उस समय थाने के एसएचओ साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आपकी पार्टी कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन ये काम पानी देने का जो काम आपने किया है ये बहुत अच्छा किया है। कम से कम 10 केसेस कम से कम पालम विधानसभा में पानी को लेकर के टैंकरों के ऊपर जो झगड़े होते थे उनकी संख्या कम से कम 10 की थी और वो ऐसे 10 केसेस हमारे एसएचओ साहब के पास पहुंचते थे जो पाइपलाइन में पानी देने के बाद में वो झगड़े बंद हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज ये बहुत सुंदर सदन का माहौल है और यहाँ चर्चा हो रही है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि पालम गांव एक ऐसा गांव है जो दिल्ली का सबसे पुराना गांव है। वहां पानी नहीं था। वहां एक सैनी मोहल्ला है जो ऊंचाई के ऊपर है। हमारे वाटर सप्लाई के ऑफिसरों ने 2-3 बार प्रयास किया लेकिन किसी भी एंगल से पानी हम वहां नहीं पहुंचा पाए। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर आए, कुछ ऑफिसरों को हमने बदला तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से पानी की लाइन को सैनी मोहल्ले तक बढ़ा दिया। अब मैं वाकया सुना रही हूं कि जिस समय पानी आया तो लोगों की वहां क्या स्थिति थी। अध्यक्ष महोदय, रात में 8 और 8:30 बजे के लगभग मेरे ऑफिसर, मेरे कर्मचारी और मैं स्वयं उस स्थान से वापस अपने घर की तरफ चले, सैनी मोहल्ले के लोगों को ये कह करके कि सुबह 4 बजे पानी आएगा, आप अपनी ठूठी खोलिएगा तो इसमें आपको जगमगाता हुआ सफेद रंग का हरी हरी पाइपलाइन में पानी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि जो लोग 40 सालों से प्यासे थे, हमारी सरकार के और मेरे इतना काम करने के बाद भी रात में 8, 8:30 बजे उन्होंने कहा ये लड़की झूठ बोल करके चली गई, ये लड़की हमें बहका गई, 40 साल से पानी नहीं आया, अब क्या पानी आएगा। इस तरह की बातें लोगों ने बताई। मैं आपको बताना चाहूंगी एक परिवार का वाकया, वही जो सैनी मोहल्ले में पालम गांव में रहता है। एक बुजुर्ग महिला जो सारी रात सोई नहीं, उसने 3 बजे अपने लड़के को जगाया कि वो भावना कह करके गई थी पानी आएगा 4 बजे, जाग जा। उसने अपनी माँ को कहा अभी 4 नहीं बजे, अभी 3 बजे हैं, 4 बजे हम अपनी मोटर को चलाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, जब 4 बजे मोटर को चलाया और उसमें से सफेद सफेद पानी आया तो उस सैनी मोहल्ले के अंदर उस बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि पानी के टैंकर पर मेरी और मेरे पड़ोस के व्यक्ति की लड़ाई हो गई थी, लेकिन पाइपलाइन में पानी आने के बाद मुझे ये होश नहीं रहा कि मेरा पड़ोसी से झगड़ा है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है पानी को लेकर के। और 4 बजे पानी आने के बाद में उस महिला ने उसका भी दरवाजा खटखटाया कि पानी आ गया है। और उन लोगों ने ये संकल्प किया था कि जब पाइपलाइन में पानी आएगा तो हमारे यहाँ एक दादादेव महाराज है, उनका भंडारा करेंगे। और पालम गांव के सब लोगों ने मिलकर के दादादेव महाराज का भंडारा किया, जय जयकार हुई, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए गए। कंक्लूड करिए भावना जी, प्लीज। जी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी इसके साथ साथ में कि जो खाली बाल्टियां मुझे दिखाई, मैं इन शब्दों को कह करके कोई अपने नाम के पीछे अलंकार नहीं जोड़ रही हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूं। वो पालम गांव जहां पर पानी नहीं था,
वो अनऑथराइज कॉलोनियां जो पानी के लिए प्यासी थी। और मैं अध्यक्ष महोदय, सच में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं जब 40 साल बाद में अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर पानी आया तो लोगों ने मेरे नाम को बदल करके भावना से भागीरथ रखा। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद में पालम में पानी आया है। गंगा को या तो जमीन पर भागीरथ ने उतारा था या पालम में पानी लाने का काम भावना जी आपने किया है। तो इस तरह के शब्दों से भी हमें और हमारी सरकार को संबोधित किया गया। मैं धन्यवाद दूंगी अरविंद जी का, जिन्होंने इतने सुंदर काम यहाँ पर किए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पालम विधानसभा जो पूरी तरह से अनऑथराइज है उसमें किस तरह के काम हुए मैं आपको 2 मिनट के लिए वो बताना चाहूंगी। हमारा एक वार्ड है महावीर एनक्लेव वार्ड, जिसमें पता नहीं था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। उस तरह की कॉलोनी के अंदर 70 करोड़ रुपए मुझे अरविंद जी ने दिए सीवर के काम के लिए। 72 करोड़ रुपए के रोड के काम वहां पर हुए। सैकड़ों पाइपलाइनें हमने बदली, जो पुरानी पाइपलाइनें डाली हुई थी, जिसके पास जल बोर्ड के पास भी रिकॉर्ड नहीं था कि हमने कब डाली ये लाइनें। उन पानी की लाइनों को बदलने का काम किया। बिजली वहां प्रॉपर आती है, सिक्योरिटी के लिए गेट लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा वहां लगा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता एहसान फरामोश नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो वो बदले में आपको अपने वोट के रूप में बहुत कुछ देती है। यही पालम की जनता जिन्होंने मुझे 2015 में 32,500 वोट से जिताया था, काम होने के बाद महावीर एनक्लेव वार्ड ने मुझे 15,000 का मार्जिन निकाल के दिया और टोटल मेरा मार्जिन 35,500 वोट का रहा। और ये सम्मान मुझे केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे ही मेरा वार्ड मधु विहार वार्ड, जिसके अंदर सीवर प्रॉपर डल चुका है, पानी की लाइनें बदली जा चुकी हैं, सुंदर मीठा पीने का पानी टैंकरों में ना आकर के अब लाइनों के अंदर आता है। वहां के सब लोग खुश हैं। एक न्यूज़पेपर बांटने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 78 साल की है, साइकिल के ऊपर न्यूज़पेपर बांटता है, महीने में पहली तारीख को मेरे से उसके बिल लेने के लिए आता है। उसने मुझे कहा, मैडम मेरा नाम विजय है, मैं आपके मधु विहार एरिया में रहता हूँ, 40 साल से मधु विहार में रह रहा हूँ, लेकिन इस बार जो बरसात आई उस पर मैं अपने घर से लेकर के साइकिल उठाकर और अपने काले रोड यानी मेन रोड मधु विहार तक आया, एक भी बूंद पानी की बरसात की कहीं नजर नहीं आई। इस तरह का एक आश्वासन और एक हमारे साथ में लोगों की भावनाएं जिस तरीके से जुड़ी हैं, वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद से हम हमेशा फलते फूलते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनऑथराइज कॉलोनी पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े वाला शुक्रिया आपके लिए। धन्यवाद। संजीव झा जी, थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे, जितने वक्ता भी हैं। मैं चाहता हूं सब 6 बजे तक पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज अपने बाकी साथियों की तरह अनऑथराइज कॉलोनी में जो काम हुए हैं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद इसलिए अध्यक्ष महोदय कि 2013 में हम लोग पहली बार विधायक बने। 2013 में जब पहली बार विधायक बने और मैं अपने एरिया में गया तो इंजीनियर्स को लेकर गया। लोगों की डिमांड थी कि सड़कें नहीं बन रही हैं, तो इंजीनियर्स कहा कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, बोला अनऑथराइज कॉलोनी है। फिर हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर ये अनऑथराइज कॉलोनी बला क्या है। देखिए, इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनी जिसको हम कहते हैं, ये अनऑथराइज कॉलोनी इसलिए बना चूंकि डीडीए पूरी तरह से दिल्ली में हाउसिंग फैसिलिटीज देने में फेल रही। जब डीडीए लोगों को हाउसिंग सॉल्यूशन नहीं दिया तो लोगों ने अपने तरीके से अपने अपने घर बनाए। जब लोगों ने अपने अपने घर बनाए तो सरकार ने ये कह दिया कि अनऑथराइज कॉलोनी है।
और अनऑथराइज है तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारी 49 दिन की सरकार थी। 2015 में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ दोबारा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना। क्योंकि 2013 के दौरान हम सब लोग गए थे फिर सीएम साहब के पास ये कहने के लिए कि हम लोग जिस विधानसभा में आते हैं उस विधानसभा का ज्यादातर एरिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी से बसा हुआ है। तो जीतकर आने के बाद जो पहली मीटिंग अरविंद केजरीवाल जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर किया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी का डेवलपमेंट का प्लान कैसे बनाया जाए। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पहले सभी नेता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, वो कहते हैं हम फंड नहीं लगा सकते चूंकि अनऑथराइज है। और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सभी पार्टियों के नेता भेड़ बकरी की तरह अगर कहीं कोई आंदोलन कराना हो, किसी नेताओं को भीड़ दिखाना हो, तो ये वादा करके कि अगर हमारे इस रैली में चले जाओगे तुम्हारा कॉलोनी बना देंगे, सड़कें बना देंगे। लोग इस आशा में कि हमारा गली बन जाएगा, सड़क बन जाएगा, नेताओं के पीछे पीछे चलते रहते थे। और अगर मान लीजिए कभी कोई जनता पूछ ले कि विधायक जी पिछली बार आपने ये कहा था, या सांसद जी आपने ये पिछली बार कहा था कि हमारी गली सड़क बना देंगे, फिर रैली में कह रहे हैं जाने के लिए, पिछली बार तो जो बोला आपने पूरा नहीं किया। तो कह ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर भेज देंगे चूंकि तुम अनऑथराइज में रहते हो। वो बेचारा फिर डर जाता था कि बड़ी मुश्किल से लोग अपनी गाढ़ी कमाई से कोई आशियाना बनाया और वो बुलडोजर के डर से फिर नेताओं से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इसी हाउस में कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई भी सरकार जिसको जनता चुनती है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग ज्यादातर गरीब हैं, छोटे इनकम के लोग हैं। कोई 25 गज में, कोई 50 गज में, कोई 100 गज में अपना मकान बनाता है। तो ये जो छोटे छोटे लोग अपने मकान बनाए हमेशा नेताओं के डर के साए में रहते थे, पता नहीं कब बुलडोजर आ जाए, कब बुलडोजर चला दे। 2015 में इसी विधानसभा में बिल पास करके हमने कहा कि 2015 तक जितने अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं उन सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हम गलियां और सड़कें बनाएंगे। पहले विधायक अगर कोई एक गली बना दे तो उस एक गली बनाने के लिए इस तरह से उसका तामझाम बनता था, पता नहीं क्या ही काम कर दिया। 2015 में इसी हाउस में निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद अभी आंकड़े ऋतुराज भाई ने भी दिए, आंकड़े अभी भावना जी ने भी दी। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता। मुझे लगता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लगता था पता नहीं हमने क्या ही गलती कर दी है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आत्मसम्मान से जीना सिखाया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग, उनको ये विश्वास हुआ कि हम जहां रह रहे हैं वहां बेसिक फैसिलिटी मिल सकता है, हमारी गलियां बन सकती हैं, सड़कें बस, उनको उम्मीद ही नहीं थी। मेरे यहां लगभग 90-92 कॉलोनियां हैं। उस 90-92 कॉलोनियों में जो भावना जी बता रही थी, एक अनऑथराइज रेगुलराइज का कंसेप्ट था जिसमें शीला जी ने कुछ कॉलोनियों को पास किया था। 30 या 32 कॉलोनियों में पाइपलाइन और सड़कें थी। ये 30 या 32 कॉलोनियां 93 से लेकर 2014 तक में 30 या 32 कॉलोनियां बनी थी। 2015 से आज तक हमने और उसमें 62 कॉलोनियों में वो गलियां और सड़कें बनाई हैं। गलियां और सड़कें तो छोड़ दीजिए, जब कभी 2013 में 15 में हम चुनाव में वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे बस भाई साहब पानी का पाइपलाइन डाल दीजिएगा। कोई कहता था भाई साहब जहां पाइपलाइन सड़कें बना दीजिएगा।
किसी के सपने में भी नहीं था कि कभी कोई सीवर भी बिछ सकता है। मुझे याद है 2016 में जब पहली बार हमने एक इलाके में सीवर के डालने को लेकर मीटिंग करी तो लोगों का भाई साहब क्यों ही बेवकूफ बनाते हो, सीवर यहां कैसे हो सकता है, सीवर आ ही नहीं सकता। सभी नेता, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब कहते थे यार ये नए लड़के हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, जो दिमाग में आता है वो तो हो नहीं जाएगा। 2017 में सीवर बिछना शुरू हुआ, अभी तक लगभग 300 किलोमीटर सीवर बिछ चुका है और बाकी जो लगभग 200 किलोमीटर सड़क है वो सीवर है वो भी बिछने जा रहा है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो गलियां हो, सड़कें हो, पानी के पाइपलाइन हो, जैसा बाकी साथियों ने बताया हमारे यहां भी कई सारी घटनाएं, मर्डर तक हो चुका है पानी के टैंकरों की लड़ाई को लेकर के। आस पड़ोस में महिलाओं की आपस में बातचीत केवल इसलिए नहीं होती थी कि किसी ने पहले पानी भर लिया, किसी ने बाद में पानी भर लिया, हर घर की लड़ाई थी। आज वो सब कॉलोनियों में सारी बेसिक फैसिलिटीज आज अवेलेबल है। केवल यही नहीं, मुझे याद है कि पहले अनऑथराइज कॉलोनी में पानी के कनेक्शन को लेकर डेवलपमेंट चार्ज 450-500 होता था। लोग लीगल कनेक्शन लेने से बचते थे, क्योंकि अगर किसी का 100 गज का मकान है तो 45,000 50,000 केवल कनेक्शन चार्ज लग जाता था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पानी की कनेक्शन अनऑथराइज कॉलोनी में मुफ्त मिल जाना चाहिए। आज सबको अनऑथराइज कॉलोनी में लोगों को लीगल कनेक्शन मिला, लोग अपना पानी पी रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के जीवन को, उनके जो बेसिक नीड्स थी, उस बेसिक नीड्स को पूरा करके आज आत्मसम्मान से लोग जी रहे हैं। कोई उनको डराने नहीं आता या उनको इस बात का डर नहीं है कि कहीं कोई हम अगर शिकायत कर दें कि मेरा कोई मकान तोड़ने आ जाएगा, मेरा कोई घर तोड़ने आ जाएगा। हालांकि चुनौतियां और भी हैं। मुझे लगता है कि लगातार अनऑथराइज कॉलोनी का बनना भी बहुत चुनौतियां। रोज सुबह उठता पता चला 4 गली कोई कहीं और बन गया। अब अगली बरसात में वो भी फोटो डालते हैं कि जी मेरा गली में पानी जम गया। और कैलाश भाई का भी इसी तरह की कॉलोनी है, रुद्राज भाई का कॉलोनी है। हम काम करते जाते हैं, वो गलियां बढ़ती जाती हैं। वो चुनौतियां हैं। इसको लेकर कई बार हमने एलजी साहब को भी निवेदन किया। काम की बात तो करते नहीं, बाकी राजनीति करते हैं, लेकिन उसको कोई ठोस उपाय नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के कारण आज उनकी जो चुनौतियां थी, समस्याएं थी, वो समस्याएं अब नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका पूरा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं वहां ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मैं उन सभी निवासियों के बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि आज चूंकि आपने अनऑथराइज कॉलोनी में काम किया और फिर उसके बाद लोगों ने प्यार भी दिया, और यह प्यार अरविंद केजरीवाल जी का है। मैं अपना ही आंकड़ा दूं आपको। मुझे याद है मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, 60,000 वोट मिला। परिणाम बस प्यार बता देता, बाकी खत्म कर देंगे। 60,000 वोट मिला था और हम लोग 10,000 वोट से पहली बार जीते थे। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन हो गई थी। जो पहली बार वोट था उससे ज्यादा की मार्जिन दूसरी बार थी। और इस बार दिल्ली के लोग, बुराड़ी के लोगों ने इतिहास ही रच दिया। 90,000 की मार्जिन से मैं जिताकर भेज दिया। ये सारा प्यार अरविंद केजरीवाल, कतई वो मेरा नहीं है। हाँ, उसके क्रेडिट हम ले रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वहां काम किया, लोग उनको प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने उन सभी निवासियों के बदौलत, निवासियों के बिहाफ पे मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि आपके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों का, उनके जीवन स्तर में, उनकी मूलभूत समस्याओं का काम हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3 वक्ता हैं, BS जून जी, जय भगवान जी और विनय मिश्रा जी। तीनों से मेरी प्रार्थना है बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। श्री BS जून जी। धन्यवाद। जो नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो वक्ता नहीं बोलना चाहता
वो अपना नाम विड्रॉ कर ले। सर, आज दिल्ली में 1800 नहीं बल्कि 2000 से 2500 के करीब अनऑथराइज कॉलोनीज हैं और अनफॉर्चुनेटली मशरूम की तरह बढ़ती जा रही है, उन पर कोई चेक नहीं है। 2015 तक इन कॉलोनीज में रहने वाले निवासियों को एक वोट बैंक समझा जाता था। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, सिर्फ और सिर्फ इनकी वोट लेते थे और हर इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो आता था, उसमें कहा जाता था कि आपको इस बार हम रेगुलराइज करेंगे, हमें आप वोट दो। रेगुलराइज कभी नहीं हुए। रेगुलराइज का मतलब है कि आप उनको बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज देंगे, वो उनको कभी नहीं मिली। ना तो सड़कें थी, ना नालियां थी, ना सीवर लाइन थी, ना पानी की लाइन थी। लोग एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, क्योंकि हर आदमी ने अपने घर के बाहर या अंदर सेफ्टी टैंक बनाया हुआ था, तो कंडीशंस बहुत खराब थी। अब सर, ये कहना कि हम आपको रेगुलराइज कर देंगे, क्या ये इतना आसान काम था रेगुलराइज करना किसी भी पार्टी के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, किसी भी कॉलोनी को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते। जो पहले, आज से पहले 1995 में जो कॉलोनी रेगुलराइज हुई, इवन उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनको भी आज तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। अब सर, रेगुलराइजेशन का मतलब, जब अरविंद केजरीवाल जी के अपने विजनरी व्यू से इन्होंने 2015 में इन कॉलोनीज में काम शुरू किया, जैसे डाटा बताए गए, काम बहुत बार हुआ भी, नो डाउट। तो 2019 में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, 2020 में असेंबली के चुनाव हुए, तो बीजेपी वालों ने एक सगुफा छोड़ा कि हम आपको मालिकाना हक देंगे इन कॉलोनीज में, आप पीएम उदय के अंडर रजिस्ट्री कराइए। सर, क्वेश्चन था कि क्या कोई आदमी रजिस्ट्री करा के मालिक बन जाता है? लीगल टर्म्स में वो मालिक नहीं बनता। ये सारी की सारी कॉलोनीज एग्रीकल्चरल लैंड पे डेवलप थी। मालिक आदमी तभी बनता है जब रजिस्ट्री के बेस पे म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन दिल्ली में बंद है, म्यूटेशन होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री होगी, तभी तो आप मालिक बनेंगे, उससे तो बात बन ही नहीं सकते। तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की 2019 में। खैर, लोगों को बात समझ में आई और लोगों ने ज़्यादा उस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं लिया। धीरे धीरे करके ये कॉलोनी डेवलप हुई और अच्छा काम हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने इन कॉलोनी में इतना काम किया कि पिछले 20 साल की सरकारों ने इतना काम नहीं किया। दूसरा सर, इन्होंने एक और शगुफा छोड़ा कि हर 3 साल में एक स्पेशल एक्ट लाते हैं और हर 3 साल बाद उसको एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे इस साल भी इन्होंने 2026 तक एक्सटेंड कर दिया कि इन कॉलोनीज की जो कंस्ट्रक्शन जून 2014 से पहले की हैं, उनमें डेमोलिशन नहीं होगा। ये भी सिर्फ वोट पाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज देने के बारे में अगर किसी ने सोचा, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। और आज इतने बढ़िया तरीके से कॉलोनीज काम कर रही हैं कि मेरे एरिया में एक कॉलोनी है वसंत कुंज एनक्लेव, सर उसको मैं बोलता हूँ मॉडल अनऑथराइज्ड कॉलोनी। इतनी बढ़िया कॉलोनी है वो, वहाँ पानी है, सीवर है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रादर वो अथोराइज्ड डीडीआई कॉलोनी है वसंत कुंज में, उनसे कंपैरिजन करते हैं कि इनसे बेटर हम हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की देन है। ऋतुराज जी ने और भावना जी ने डाटा बताए, नो डाउट अनप्रेसिडेंट काम हुआ है इन कॉलोनीज में, जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। आज उनके जीवन स्तर में बहुत अंतर आया है। और अब जब सर मैं जैसे एक कॉलोनी का मैंने नाम बताया वसंत कुंज एनक्लेव, जब बीजेपी वालों को, उस एरिया के पार्षद को, उस एरिया के एमपी को ये लगा कि ये कॉलोनी तो बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, तो पीछे इस इलेक्शन से पहले, एमसीडी के इलेक्शन से पहले 1600 कॉलोनी इन्होंने चूज की थी कि हम 1800 में से 1600 को रेगुलाइज करेंगे। उस पर्टिकुलर कॉलोनी को ये कह दिया आप तो एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं कि आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है, इसलिए आपका नंबर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि आप एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं। तो काम करो, तो उसको रोकने के लिए वो काम करते हैं। इतना अच्छी फैसिलिटीज दी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो बीजेपी वाले उसमें भी अड़ंगा अड़ाए कि आप तो एफ्लुएंट कॉलोनी बन गए, आपको अभी रेगुलाइज नहीं किया जा सकता। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे इन्होंने वो पीछे मैंने अभी जिक्र किया कि इन्होंने रजिस्ट्री का चक्कर चलाया था, क्या मैं लाल किले के किसी सब रजिस्ट्रार को पैसे देकर रजिस्ट्री करा लूँ तो मैं मालिक बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया इन कॉलोनीज में, और इन कॉलोनीज के लोग आज उनके धन्यवादी हैं और आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो वोट बैंक के तौर पे अभी तक इनको यूज करते थे, अब उनकी समझ में आ गया। आपने कहा कि शॉर्ट बोलना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान उपकार जी।
जून साहब का बहुत सर जल्दी जून साहब का शॉर्ट ही बोलूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 55 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास करने के लिए यहाँ दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आए। और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आने के बाद जब वो यहाँ पर बसने लगे और जब वो अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बसने लगे तो उन्हें जब विकास की जरूरत थी, उन्हें विकास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अनेक, चाहे मैं कांग्रेस की सरकार कहूँ, चाहे मैं बीजेपी की सरकार कहूँ, अनेक सरकारें आई। 93 के अंदर बीजेपी भी जीत करके आई और बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। उनके 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए गए 93 में, और जब से 3 मुख्यमंत्री चेंज किए माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से आज तक बीजेपी को कभी दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया दिल्ली के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली वासी हैं, जो काफ़ी जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर 6-6 फुट गहरे गड्ढे, 8-8 फुट गहरे गड्ढों के अंदर लोग रहते थे। गलियों के अंदर पानी भरा होता था, लोग उथल पुथल होकर के आना जाना होता था, लोग बहुत परेशान रहते थे। शौचालय के टैंक बने होते थे बीच बीच में, लोग पानी भरने के लिए साइकिलों पे पानी भर भर के दूर दूर से पानी भर के लाया करते थे। बहुत बुरा हाल था अध्यक्ष महोदय लोगों का, क्योंकि लोग विकास चाहते थे और लेकिन किसी भी सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर विकास नहीं दिया। तब 2013 में एक आम आदमी की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, एक नए विजन की सरकार आई, जिसने इस आम जनता का जो विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए कसम खाई कि मैं आम आदमी लोगों का काम करके दिखाऊंगा। तो उस आम आदमी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, लोगों के विजन को पूरा करने की कोशिश की और किया है। और दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे मैं 1673 अनऑथराइज कॉलोनियों की बात करूं, चाहे मैं अध्यक्ष महोदय, चाहे मैं बात करूं, चाहे वो एमसीडी की कॉलोनी है, चाहे दिल्ली के 360 गांव है, चाहे 675 डूसुब के जो हमारे क्लस्टर हैं, चाहे मैं उनकी बात करूं, चाहे मैं डीडीए कॉलोनी की बात करूं, चाहे मैं डीएसआईडीसी के, चाहे मैं फैक्ट्री एरिया की बात करूं, चाहे मैं जो जे कॉलोनी है उनके क्लस्टरों की बात करूं, झुग्गी बस्तियों की बात करूं, हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह विकास करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कह सकते कि पानी की जो लाइनें हैं हमने खाली अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर डाली है, हमने डीएसआईडीसी के अंदर भी डाली है, हमने डीडीए के अंदर भी डाली है, हमने गाँव के अंदर भी डाली है। लगातार पूरी दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो विकास किया वो तो किया ही किया है। पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने चहुमुखी विकास किया है, उन्होंने करके दिखाया है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिसकी सरकार होगी उसको रोटी, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमारी सरकार ने हर तरीके से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर तरीके से दिल्ली वासियों को सब कुछ देने की कोशिश की है। अभी जैसे कि हमारे साथी बात कर रहे थे कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, तो मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब 2013 से आई और 49 दिन के बाद सरकार गिर गई, फिर जब 2015 के बाद 15 में जब दोबारा सरकार बनी हमारी, तो अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने वहां पर उन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने का काम किया, और गड्ढों को भरने के बाद में उनके अंदर पानी की लाइनें डाली, उनके अंदर सीवर लाइन डाली, उनके अंदर सीवर लाइन डालने के बाद उनको हाउस कनेक्शन दिए फ्री में हाउस कनेक्शन देने के बाद उनके अंदर गलियां बनाई, गलियां बनने के बाद में उनके अंदर गेट लगाए, गेट लगाने के बाद एक आईजीएल की पाइपलाइन भी हमारी सभी अनऑथराइज कॉलोनियों में हम लोगों ने डाली है। अध्यक्ष महोदय, फिर वहां पर वाईफाई लगाए, कैमरे लगाए, और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटें भी लगाई, और वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोले। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये आम आदमी की जरूरत थी। इस सभी कार्यों को करने का जो काम किया है वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। नेता बहुत आए, बहुत चले गए, किसी ने आम आदमी की बात नहीं की, अनऑथराइज कॉलोनी के गरीब लोगों की बात नहीं की। अगर किसी ने की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यही बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब से सरकार बनाई है तब से लगातार आम आदमी के काम को कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई भी कमी जो आम जनता है उसका कोई भी कार्य मेरी तरफ से ना रह जाए, तो इसलिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री दिन रात उस विजन पे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
एक मिनट, नहीं एक लास्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि कम शब्दों में जल्दी जल्दी बोलना है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि समय कम लेना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थकान को बता दो, थकान को बता दो कि थका नहीं हूं मैं, थकान को बता दो कि थका नहीं हूं मैं। मंजिलें अभी सब्र करो, मंजिलें अभी सब्र करो कि चला नहीं हूं मैं। तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार अभी काम कर रहे हैं, और जो भी काम दिल्ली के अंदर बकाया रह गया उसको भी मुझे लगता है कि अगर जिस प्रकार से अभी साथी बात कर रहे थे कि बार बार कामों को रोका जा रहा है, अगर इन कामों को नहीं रोका गया होता तो मुझे लगता है 1 साल पहले ही सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर, सभी गांव के अंदर जितने भी पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, सभी काम हमारे पूरे हो जाते। और जो बीजेपी की जो सरकार है बार बार कार्य को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना भी रोकने की कोशिश करो आप, एक उनके लिए है कि माला फेरत जुग भयो गयो ना मन का फेर, और मन का डार दे कर का मन का फेर। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, अपना जो मन का जो फेर है ना उसको बदलना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना मन का फेर बदल दे, क्योंकि आम आदमी जो है ना, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर विकास करने आए हैं, वो किसी भी तरीके से दिल्ली के निवासियों का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। विनय जी, श्रीमान सौरभ भारद्वाज जी, विनय जी का धन्यवाद। मैं विनय जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। क्या है कि मैं देखता हूं कि नेता एक ऐसा, क्या कहते हैं, जीव है जो कोई ना सुन रहा हो तो भी वो बोल सकता है। मतलब मैं आपको एक नेता का नाम नहीं बताना चाहता, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, तो वो नहीं ये नहीं बताऊंगा। तो वो घूम फिर के एक दिन हम प्रचार में कहीं दूसरे राज्य में गए हुए थे, तो उनके बहुत सर में दर्द था। मैंने कहा अरे क्या बात है, आज तो सुबह से निकले नहीं, कह रहे यार बड़ा सर दर्द है। क्या है? सर दर्द हो गया। मैंने कहा फिर? कह रहे यार कहीं पे भाषण देने का मन कर रहा है। कह रहे भाषण देने का मन कर रहा है, तू मेरे साथ चल, एक भाषण दूंगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो जी चलते हैं। गए हम, 15-20 किलोमीटर दूर एक सभा थी किसी और कैंडिडेट की, वो गए वहाँ पर, उन्होंने भाषण दिया करीब पौना घंटा। कह रहे यार ठीक हो गया मैं। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, सत्य घटना पे आधारित। तो ये नेता की खुराक होती है। और मैं सिर्फ अपनी बात को, इस बात, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं कुछ, तो मैं सिर्फ वो आंकड़े बताना चाहता हूँ ताकि ये इस विधानसभा के इस रिकॉर्ड में रहे। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज 2014 से पहले 262 कॉलोनीज थी जहां पे रोड्स बनी थी। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो 822 और कॉलोनीज के अंदर रोड्स बनी। लेंथ ऑफ रोड्स अगर हम देखें 2014 से पहले कितनी बनी, इसका कोई जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, कमी होगी। 2014 के बाद 3597 किलोमीटर रोड अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाई। सीवर लाइन की बहुत चर्चा हुई। 2014 से पहले मात्र 983 कॉलोनी थी जिसके अंदर सीवर लाइन डली हुई थी। 2014 के बाद 697 और कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डली, जो कि बहुत बड़ी फिगर होती है। 697 कॉलोनी इज अ बिग फिगर। वाटर लाइन 2014 से पहले मात्र 230 कॉलोनीज थी जहां पे वाटर लाइन थी, और 2014 के बाद करीब 746 और कॉलोनियों के अंदर वाटर लाइन डाली गई। निस्संदेह ये बात बिल्कुल ठीक है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर बहुत काम की जरूरत थी। जब हम पहले लोकसभा का बजट देखते थे तो 2 बजट आते थे, एक आता था रेलवे का बजट और एक आम बजट आता था। रेलवे का बजट इसलिए होता था क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा बजट है। तो अगर हम अपने आम बजट को भी बांटना चाहें तो किराड़ी और बुराड़ी का एक अलग बजट है, और बाकी दिल्ली का बाकी बजट है। मगर अच्छी बात यह है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जो लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए काम किया, तो ऐसा नहीं कि वो काम करा के भूल गए।
आप सोचिए ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनको 90,000 वोट मिले ही नहीं, तब भी जीत गए। यहाँ ऐसे विधायक बैठे हैं बुराड़ी के जो 90,000 वोटों से जीते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया, जनता भी उसको वापस रेसिप्रोकेट कर रही है। जनता इस बात को समझ रही है कि एक मुख्यमंत्री आया जिसने गरीबों की सुध ली। और मैं अपने सभी साथियों का और अध्यक्ष जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से जो है इस सदन को चलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 मिनट के लिए और ऋतुराज जी का एक धन्यवाद प्रस्ताव है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद प्रस्ताव नियम 114 के तहत रखने का आपने मुझे मौका दिया। गत दिनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली जल बोर्ड से कई सालों से जुड़े हुए 15 रेड हॉल माइनर्स की टीम का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय एवं अतुलनीय है। करीब 17 दिनों तक सुरंग में फंसे लोगों को जब रेस्क्यू मिशन में दुनिया की मशीनें फेल हो गई तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर 36 घंटे लगातार खुदाई करके मजदूरों की जान बचाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी इनसे मुलाकात करके इनका अभिनंदन किया था। जल मंत्री श्रीमती आतिशी और शहरी विकास मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी भी इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन रेड हॉल माइनर्स के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं तथा इनके साहसिक कार्य के लिए इनका सराहना करता हूं। और अगर इसमें मिस्टेक हो गया है कि वाइस चेयरमैन भी थे तो उनको भी मेंशन कर लिया जाए रिकॉर्ड में। बहुत बहुत सराहना करता हूं। ये प्रस्ताव मैं इस सदन के सामने में रखना चाहता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये एक ही मिनट चाहता हूँ सर, प्लीज सर प्लीज। मेरा ना वो ओचंदी किसानों के लिए एक शब्द बोलना है सर, मुझे प्लीज 1 मिनट दे दो सर। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बवाना विधानसभा के ओचंदी गांव में जो अडानी जी के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें वहाँ पर डाली जा रही हैं और किसान इतने परेशान हैं कि वहाँ पर उन्होंने उनके खिलाफ हड़ताल की और पुलिस ने आके उनको ज़बरदस्ती डिटेन किया। और जबकि किसानों की अपनी ज़मीन है, उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों को एक तो मुआवजा मिलना चाहिए और किसानों को बेवजह उनकी ज़मीनों पर ही परेशान किया जा रहा है। तो मैं सदन के माध्यम से चाहता हूँ कि जो भी कंपनी और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है उनको परेशान ना किया जाए। धन्यवाद। सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिदड़ी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। काल तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।